विद्यार्थियों, आधुनिक भारतीय इतिहास की कक्षा में आपका स्वागत। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं खिलाफत आंदोलन के बारे में। खिलाफत आंदोलन जो है वह भारतीय मुसलमानों को ब्रिटिश सत्ता से असहयोग और भारतीय राजनीति की मुख्य धारा की ओर आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला साबित हुआ था। यह आंदोलन अंग्रेज सत्ता के खिलाफ था और अंग्रेजी सत्ता की खिलाफत करने के लिए हुआ था, इसलिए इसे खिलाफत आंदोलन नाम दिया गया। महात्मा गांधी भी खिलाफत आंदोलन से जुड़े हुए थे। उनका मानना था कि अंग्रेजों के खिलाफ साझे संघर्ष में हिंदू और मुसलमानों को एकजुट करने में खिलाफत आंदोलन सहायक साबित होगा। अब हम चर्चा करना चाहेंगे कि वह कौन सी पृष्ठभूमि थी जिसके तहत खिलाफत आंदोलन का उदय हुआ। खलीफा का पद जो है इस्लामी जगत में धार्मिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण माना जाता था पूरे विश्व में, और प्रथम विश्व युद्ध के समय तुर्की साम्राज्य के शासक सुल्तान अब्दुल हमीद द्वितीय खलीफा के पद पर थे, जिन्हें भारतीय मुसलमान भी अपना खलीफा यानी आध्यात्मिक गुरु मानते थे और उनके प्रति निष्ठा रखते थे। विद्यार्थियों, प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की के सुल्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ जर्मनी का साथ दिया था। नवंबर 1914 में रूस, इंग्लैंड और फ्रांस ने तुर्की के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। अब ऐसी परिस्थितियों में भारतीय मुसलमान अंतर्द्वंद की स्थिति में थे, क्योंकि युद्ध में एक और अंग्रेज सरकार थी, दूसरी ओर तुर्की था। मुसलमानों की एक के प्रति राजनीतिक निष्ठा थी तो दूसरे के प्रति धार्मिक निष्ठा थी, यानी खलीफा के प्रति। सन 1915 के मुस्लिम लीग के अधिवेशन में इसके अध्यक्ष मजरुल हक ने कहा था, हमारे लिए अत्यंत दुख की बात है कि हमारे खलीफा की सरकार हमारे सम्राट की सरकार से युद्धरत है। अंग्रेज व मुसलमान सरकारों में संघर्ष मुसलमानों के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इस्लाम के अनुयायियों की ये कामना है कि जल्द से जल्द वहाँ शांति स्थापित हो जाए और भविष्य में मुसलमानों की प्रतिष्ठा पर कोई आंच नहीं आए। इस खिलाफत आंदोलन से जुड़े हुए बहुत सारे जो है नेता थे, जिनमें मौलाना अल हसन, अब्दुल बारी, हकीम अजमल खां, डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी, मौलाना मोहम्मद अली, शौकत अली बंधु आदि जो है तुर्की के समर्थक थे। मौलाना मोहम्मद अली ने अपने पत्र अखबार जो है कामरेड द्वारा तुर्की और इस्लामी परंपरा का, जिनका प्रतिनिधित्व तुर्की करता था, जोरदार समर्थन किया। बंग को ब्रिटिश सरकार द्वारा समाप्त कर दिए जाने के कारण मुसलमानों में फैले असंतोष व अंग्रेजों की मुस्लिम विरोधी नीति से भारतीय मुसलमान चिंतित हो गए थे। अब हम बात करते हैं खिलाफत आंदोलन के लिए उदय के कौन से कारण उत्तरदायी थे, कौन सी परिस्थितियां थी जिनके द्वारा जो है खिलाफत आंदोलन का उदय होना संभव हुआ। प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाने पर ब्रिटिश सरकार ने मुसलमानों की ब्रिटेन के प्रति निष्ठा को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए उन्हें आश्वासन दिए कि तुर्की की अखंडता और अरब और मेसोपोटामिया के मक्का, मदीना इत्यादि पवित्र इस्लामी स्थलों की सुरक्षा की जाएगी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज ने कहा था कि हम इसलिए नहीं लड़ रहे हैं कि एशिया माइनर और थ्रेस के समृद्ध और प्रसिद्ध भूभागों को, जहां अधिकतर तुर्क जाति के लोग निवास करते हैं, तुर्की से छीन लें। इन आश्वासनों के आधार पर भारतीय मुस्लिम अंग्रेजों के पक्ष में और तुर्की के विरुद्ध यानी अपने ही धर्म भाइयों के विरुद्ध लड़े थे। महायुद्ध में जर्मनी व तुर्की की पराजय हुई। अब भारतीय मुसलमानों को ये समाचार मिलने लगे, ये सूचनाएं प्राप्त होने लगी कि तुर्की को अपमानजनक शर्तें मानने पर बाध्य किया जाएगा। उन्हें यह भी भय था कि पवित्र इस्लामी भूभाग भी मुसलमानों के अधिकार से बाहर चले जाएंगे। तुर्की की हार ने इस्लाम खतरे में है का भूत खड़ा कर दिया। इस मुद्दे का उपयोग नेताओं द्वारा जन समर्थन जुटाने के लिए किया जाने लगा। इसका परिणाम ये हुआ कि मुस्लिम लीग का नेतृत्व नरमपंथी संविधानवादियों के हाथ से निकलकर उन तत्वों के हाथों में चला गया जो इस्लामिक आत्मगौरव में और व्यापक आधार वाले जन आंदोलन में विश्वास रखते थे। दिसंबर 1918 में मुस्लिम लीग के दिल्ली अधिवेशन में उलेमा यानी धार्मिक गुरुओं को आमंत्रित किया गया और उनको सार्वजनिक रूप से महत्व दिया और उनको पहली बार सीधे सीधे राजनीति के केंद्र में खींचा गया। इस प्रकार उस खिलाफत आंदोलन के आरंभ में जो जमीन तैयार हुई, जो पृष्ठभूमि तैयार हुई, जो भारत के बटे हुए मुस्लिम समुदाय में राजनीतिक एकता लाने के लिए चलाया गया पहला आंदोलन था। विद्यार्थियों, 15 मई 1920 को जो सेवर्स की संधि हुई थी तुर्की और मित्र राष्ट्रों के बीच में, उनमें
उन आश्वासनों की पूर्णतया अवहेलना कर दी गई जो युद्ध काल में ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज और ब्रिटिश सरकार ने भारतीय मुसलमानों को दिए थे। इस संधि के परिणाम स्वरूप ऑटोमन उस्मानी साम्राज्य छिन्न भिन्न कर दिया गया, थ्रेस का प्रदेश यूनान को दे दिया गया और टर्की के अधीन अरब प्रांतों जैसे सीरिया और लेबनान, जॉर्डन और इराक को क्रमशः फ्रांसीसी तथा ब्रिटिश शासन आदेश के अंतर्गत रख दिया गया। फिलिस्तीन यहूदियों को सौंप दिया गया जिसे उन्हें अपनी मातृभूमि बनाना था। और फिलिस्तीन और यहूदी राज्य इजराइल के बीच जो संघर्ष वर्तमान में भी हो रहा है विद्यार्थियों, इसकी शुरुआत हम देखते हैं कि 1920 में हुई थी, यानी पूरे 100 साल पहले। मिस्र को भी टर्की से छीनकर ब्रिटेन द्वारा संरक्षित प्रदेश बना दिया गया। इससे जो है मुस्लिम जो है बहुत क्षुब्ध हुए और उन्होंने जो है अंग्रेजों का विरोध करने का निश्चय कर लिया। अब हम बात करते हैं खिलाफत समिति के गठन और उसके कार्यक्रम की। इस उत्तेजनापूर्ण और आक्रोश के वातावरण में सितंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत समिति का गठन हुआ, जिसने खिलाफत को जन्म दिया। इसी वर्ष उलेमाओं ने अखिल भारतीय जमायतुल उलेमाए हिंद नामक राष्ट्रवादी संस्था की स्थापना की। खिलाफत आंदोलन का जो प्रमुख उद्देश्य है वह था खलीफा की सत्ता की पुनर्स्थापना करना। खिलाफत समिति की जो प्रमुख मांगें हैं वे निम्न प्रकार थी। प्रथम, तुर्की के सुल्तान और खलीफा की धार्मिक प्रतिष्ठा और लौकिक अधिकारों को बनाए रखना। दूसरा, मुस्लिम न्यायविदों के द्वारा वर्णित पवित्र स्थलों के प्रति, जिनके अंतर्गत पैलेस्टाइन यानी फिलिस्तीन, मेसोपोटामिया और अरब क्षेत्र भी थे, खलीफा अपने कर्तव्यों का निर्बाध रूप से यानी बिना बाधा के पालन कर सके। जजीरुल अरब अर्थात अरब, सीरिया, फिलिस्तीन पर मुसलमानों की संप्रभुता बनी रहे। खिलाफत समिति की ये मांगे रहीं और 19 जनवरी 1920 को डॉक्टर एम अंसारी के नेतृत्व में खिलाफत कमेटी ने एक शिष्टमंडल वायसराय को भेजा था। इसका उद्देश्य सरकार को तुर्की साम्राज्य व खलीफा के रूप में सुल्तान की प्रभुसत्ता बनाए रखने की आवश्यकता से अवगत कराना था, किंतु इनकी मांग को स्वीकार नहीं किया गया। जनवरी 1920 को दिल्ली में हुई खिलाफत कमेटी की बैठक में गांधी ने असहयोग का कार्यक्रम प्रस्तुत किया, जिसे कलकत्ता में अब्दुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में हुई कॉन्फ्रेंस में स्वीकार कर लिया गया। भारतीय मुसलमानों की ब्रिटिश विरोधी भावनाओं की अभिव्यक्ति खिलाफत में हमें दिखाई देती है और वह पूरी रूप से जो है असहयोग के पक्ष में हो गए। इलाहाबाद में 1 और 2 जून 1920 को केंद्रीय खिलाफत समिति की बैठक में एक 4 चरणों वाला असहयोग आंदोलन चलाने का फैसला भी किया गया, जिसके अंतर्गत उपाधियों का परित्याग करना, सिविल सेवाओं और पुलिस तथा सेना के पदों से त्यागपत्र देना और अंततः कर नहीं देने का फैसला किया गया था। 1920 की पूरी गर्मी में गांधी जी और मौलाना शौकत अली ने असहयोग कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जन समर्थन जुटाने की खातिर देश भर की यात्राएं की। गांधी का कहना था कि इंग्लैंड को हमसे ये आशा नहीं रखनी चाहिए कि हम अपने उन अधिकारों के हनन के बाद भी उसके आगे शीश झुकाए रहेंगे जिन्हें मुसलमान जीवन और मरण का प्रश्न समझते हैं। अतः हमें उच्च और निम्न सभी स्तरों पर विरोध करना होगा। एक शिष्टमंडल मौलाना मोहम्मद अली की अध्यक्षता में इंग्लैंड भी गया ताकि अपना पक्ष ब्रिटिश सरकार के समक्ष रख सके। इस शिष्टमंडल को भारत मंत्री लॉर्ड मॉन्टेग्यू का समर्थन प्राप्त था, किंतु उसे अपने उद्देश्य में किसी प्रकार की सफलता प्राप्त नहीं हुई। शिष्टमंडल निराश होकर भारत लौट आया और मोहम्मद अली अपने साथियों सहित कांग्रेस में शामिल हो गए। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार ये कुछ कारण थे जिनकी वजह से ये आंदोलन शुरू हुआ। उसके बाद इस आंदोलन को देशव्यापी रूप से लागू किया गया और उसका जो है मुस्लिम जो भारतीय थे उनके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा और वे असहयोग आंदोलन के समर्थक पूरी तरह बन गए। कांग्रेस ने दिसंबर 1920 में नागपुर के वार्षिक अधिवेशन में अहिंसात्मक असहयोग को अपनाया था। इसी सम्मेलन में पंजाब के अत्याचार और खिलाफत के साथ स्वराज पाने का प्रश्न भी जोड़ा गया। कांग्रेस के उस प्रस्ताव का मुस्लिम उलेमाओं ने जोरदार समर्थन किया। जमायतुल उलेमा के लगभग 900 मुस्लिम विद्वानों ने एक फतवा जारी किया और असहयोग की स्वीकृति प्रदान की।
मुस्लिम और हिंदू खिलाफत एवं स्वराज्य की स्थापना के लिए कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रहे थे। खिलाफत कॉन्फ्रेंस का आयोजन जुलाई 1921 में कराची में किया गया, जिसमें एक प्रस्ताव पारित किया गया कि आज की परिस्थिति में मुसलमानों के लिए अंग्रेजी सेना में बने रहना, भर्ती होना या किसी अन्य को भर्ती होने के लिए प्रेरित करना धार्मिक दृष्टि से अपराध है। और इस पर सम्मेलन के जो सभापति थे मौलाना मोहम्मद अली को राजद्रोहपूर्ण भाषण व सरकार विरोधी प्रचार करने, जनता को हिंसात्मक कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करने के अपराध के लिए उन्हें और उनके भाई शौकत अली को सरकार द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। अक्टूबर 1921 में कांग्रेस ने एक प्रस्ताव में खिलाफत सम्मेलन के उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन किया। मोहम्मद अली की गिरफ्तारी पर गांधी जी ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि हर भारतीय नागरिक और सैनिक का कर्तव्य है कि वे दमनकारी सत्ता से अपना नाता तोड़ ले, उसे किसी तरह का सहयोग नहीं दें। खिलाफत आंदोलन की आवाज़ आम जनता तक पहुंचाने में अनेक प्रमुख अखबारों की महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिनमें कॉमरेड, अल हिलाल, ज़मींदार, हमदर्द वे खिलाफत इत्यादि प्रमुख थे और जिनको ब्रिटिश सरकार ने अपनी दमनकारी नीतियों के तहत जो है प्रतिबंधित कर दिया था। विद्यार्थियों, हम अगले क्लास में ये देखेंगे कि किस प्रकार ये आंदोलन और आगे बढ़ता चला गया और ब्रिटिश सरकार ने खिलाफत आंदोलन का दमन करने के लिए क्या क्या कार्य किए और इस आंदोलन का अंततः राष्ट्रीय राजनीति में क्या प्रभाव पड़ा। धन्यवाद।